4 जून का दिन निकल चुका है। चुनाव परिणामों की घोषणा होने के साथ ही चुनावी गहमागहमी खत्म हो चुकी है और आम लोगों ने चैन की सांस ली है। लेकिन साल 2024 के जून महीने का ये चौथा दिन भारत के इतिहास में दर्ज हो चुका है, क्योंकि इस दिन के साथ ही भारतीय राजनीति में बहुत कुछ बदल गया है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम सामने आ गए हैं और अब कोई संदेह नहीं बचा है कि केंद्र में इस बार अल्पमत की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि किसी भी एक पार्टी को सरकार बनाने लायक जरूरी बहुमत यानी 272 सीटें नहीं मिल पाई हैं, जबकि पिछले 2 बार से केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही थी, जिस पर किसी तरह का दबाव नहीं था। यही वजह है कि पीएम मोदी ने कश्मीर से धारा 370 हटाना, 3 तलाक कानून पास कराना, अदालत के आदेश के बाद बहुत तेज गति से राम मंदिर का निर्माण कराना, अंग्रेजों के ज़माने के पुराने कानूनों को रद्द करना, आईपीसी में बदलाव करना, रक्षा आयातक से रक्षा निर्यातक बनने जैसे कई बड़े कदम उठाए। लेकिन वो समय कुछ और था और अब का समय कुछ और है। नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट कर रह गई है, यानी बहुमत से पूरे 32 सीटें कम। हालांकि भाजपा अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है और उसे कांग्रेस नेतृत्व वाले विपक्षी इंडी अलायंस को मिले कुल 234 मतों से ज़्यादा वोट अकेले ही प्राप्त हुए हैं। खुद पीएम मोदी ने बीजेपी ऑफिस में अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया है, सरकार तो भाजपा बना लेगी, क्योंकि उसके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के पास पूरे 292 सीटें मौजूद हैं, यानी बहुमत से 20 ज़्यादा। लेकिन भाई साहब, ये तो गठबंधन के आंकड़े हैं। भाजपा अकेले तो कमज़ोर हुई ही है, ऊपर से कोई चाहे बोले या ना बोले, लेकिन अंदर खाने सभी ये जानते हैं कि बहुमत से 32 सीटें पीछे रह जाना भाजपा को अगले 5 साल तक पुरानी चोट की तरह पीड़ा देगा, बार बार चुभेगा, टीसता रहेगा। जब भी भाजपा केंद्र में कोई बड़ा फैसला करना चाहेगी, उसे 4 जून का यह दिन बार बार याद आ जाएगा कि कैसे वो बहुमत से पीछे रह गई थी। पिछले 10 वर्षों के शासनकाल में भाजपा या फिर यूँ कहिए कि पीएम मोदी ने निष्कंटक शासन किया, जो इच्छा हुई वही किया। बहुमत के बल पर ही धारा 370, राम मंदिर जैसे पुराने एजेंडे पूरे किए, जो कि 10 साल पहले तक सपने की तरह प्रतीत हो रहे थे। लेकिन अभी कई सारे काम और भी बाकी थे, जैसे समान नागरिक संहिता यानी एक देश एक कानून, जो कि भाजपा समर्थकों की पुरानी मांग रही है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही समान नागरिक संहिता के पक्ष में नहीं रहे हैं। दूसरा है अवैध घुसपैठियों को देश में घुसने से रोकने वाला नागरिकता संशोधन विधेयक यानी CAA। हालांकि इसे संसद से पास कराया जा चुका है, लेकिन नीतीश कुमार को इस पर सख्त आपत्ति रही है और वो बिहार में इसे लागू कराने में रोड़े अटकाते रहे हैं। और अब जब केंद्र की सरकार नीतीश की बैसाखी पर टिकी हुई है, तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार CAA वापस लेने के लिए दबाव डालेंगे। तीसरा मामला है NRC का यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का, जिसके जरिए देश में घुस चुके अवैध घुसपैठियों की पहचान करने का प्रावधान है और वास्तविक नागरिकों के नाम रजिस्टर में दर्ज करने की प्रक्रिया की जानी है। लेकिन उम्मीद कम है कि नीतीश और चंद्रबाबू इसका समर्थन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह, रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर जैसे बड़े राजनेता संसद से लेकर सार्वजनिक सभाओं तक कई बार पाकिस्तान द्वारा कब्जाए हुए गुलाम कश्मीर यानी POK को वापस लेने का बयान दे चुके हैं। वो बार बार कहते रहे हैं कि हम POK वापस लेंगे और इसके लिए उन्होंने कई बार प्रतिबद्धताएं दोहराई भी हैं। लेकिन क्या सहयोगी दलों की बैसाखी पर टिकी केंद्र सरकार ऐसा कड़ा फैसला ले पाएगी? यदि किसी भी मुद्दे पर एनडीए के सहयोगी दलों के बीच विवाद पैदा हो गया, तो देश को मध्यावधि चुनाव के दर से भी गुजरना पड़ सकता है और ये एक बड़ी आयरनी होगी। इस तरह की कई आशंकाएं 4 जून के बाद से अचानक सामने आकर खड़ी हो गई हैं, क्योंकि भाजपा की मजबूरी है कि उसे नीतीश और चंद्रबाबू जैसे साथियों पर भरोसा करना पड़ रहा है, जो कि उसे पहले भी धोखा दे चुके हैं। लेकिन अगर सत्ता चलानी है तो ऐसा करना ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या।